जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आज आपको बता दें कि ये पॉलिटी का 50वीं क्लास है और अंतिम क्लास है। ठीक है, आज से पॉलिटी पूरी समाप्त हो चुकी है मेरे साथियों, आपके यूपीएसआई लेवल का। आप देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता, अगर आप इसे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लेते साथियों तो आपको पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय का चौथा पार्ट। ठीक है, और आपको बता दें, इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मेरे दोस्तों, एक बार आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। देखिए, जैसे प्लेलिस्ट पे आएंगे, देखिए ये संविधान का हमने प्लेलिस्ट बनाया। इसमें दोस्तों आपको 50 वीडियो मात्र मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे। और जा करके ना, अगर आप कर लेते हो दोस्तों, बेहतरीन क्लासेस हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और अगर होमगार्ड का बैच चाहते हो दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको। डेमो क्लासेस पहले देख लीजिए, फिर होमगार्ड का बैच लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएगी, मूल विधि के दोस्तों ई बुक मिल जाएगी, और ये रही स्ट्रैटेजी के, बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। अब देखिए, आपके यूपी पुलिस के जो पेपर होंगे दोस्तों, उसके लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, रिकॉर्डेड बैच है जीके और हिंदी का। ठीक है, इसमें आपको ये पूरा का पूरा ये जीके कराया जाएगा, पूरा का पूरा ये हिंदी कराया जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों, तो जीके को हमने इस तरीके से बांट रखा मेरे साथियों, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर विषय और होमगार्ड स्पेशल। देखिए, होमगार्ड अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, होमगार्ड और यूपी पुलिस, तो ये बैच लीजिए, दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक जीके में ये सारे 24 पार्ट्स दोस्तों इस स्टैटिक वाले कराए जाएंगे। और दोस्तों, इनकी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी यहीं पर। ठीक, कंबाइंड नहीं, टॉपिक वाइज। तो जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी। इसके बाद करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का अलग है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, जो चर्चित टॉपिक होंगे उनका अलग। इसके अलावा संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विज्ञान, सब कुछ कराया जाएगा, और होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक इसी में। ठीक है, इसके अलावा सबको संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपके रिकॉर्डेड। तो दोस्तों देखिए, इसका प्राइस जो है 299 रुपये। अगर दोस्तों जाकर के देखिएगा, अभी भी कुछ ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बैचों पर कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरपीएल ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, और जैसे दोस्तों लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे आपको, ये देखिए, ये आपको रिकॉर्डेड यूपी पुलिस का जीके जीएस का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे जाएंगे तो आपको होमगार्ड का भी बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो जा करके ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और देखिए, जिनको ई बुक्स चाहिए, ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए, पीडीएफ। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आएंगे, देखिए ये होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक का पीडीएफ है, 121 रुपये में। ये सारे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे मात्र 125 रुपये, 121 रुपये में दोस्तों। जाकर के इसको परचेस करके प्रिंट आउट भी करवाना चाहे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसी तरह मूल विधि का भी पीडीएफ है दोस्तों। इसी तरीके दोस्तों करंट अफेयर मात्र 25 रुपये में पूरे 2025 का। ठीक है, देख सकते हैं। और ये कंप्यूटर का ई बुक रहा 80 रुपये में आपको ऑफर प्राइस मिल रहा है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश बोलियों की है। ठीक है, हिंदी की दोस्तों, ग्रामर की है हिंदी की, और हिंदी साहित्य का इतिहास है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कंटेंट इसमें मिल जाएगा, जाकर के ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल अपडेटेड दोस्तों, ठीक है, ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए पूरे पूरे स्टैटिक पार्ट्स हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप टॉपिक। ठीक है, संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा। और जिससे मैंने दोस्तों पूरे पूरे 50 क्लास जो हमने करवाए हैं, वो इस संविधान ई बुक से मात्र 50 रुपये में आपको मिलेगी। चाहिए तो जा करके ले सकते हैं, इन्हें प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, हम देख रहे थे गैर संवैधानिक निकाय दोस्तों, ये सारे सारे संवैधानिक निकाय हम देख रहे थे दोस्तों। और उनमें से मैं बता दूं हम कहाँ पहुंच चुके थे मेरे साथियों। हमने देख लिया था 9वें योजना आयोग, हमने देख लिया था प्लानिंग कमीशन, देख चुके थे। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे विधि आयोग। तो साथियों, हम देखते हैं 10वां टॉपिक जो गैर संवैधानिक निकाय है, उसमें विधि आयोग के बारे में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं विधि आयोग की, तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने दंड संहिता और दंड संहिता प्रक्रिया को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की थी दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, याद रखिएगा किसके समय, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में किया गया था, 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, प्रथम विधि आयोग का गठन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कि भारत सरकार ने प्रथम, समझिएगा, भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालिक अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यूपीएसआई में पूछा गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का 23वां विधि आयोग कार्य कर रहा है। इसका गठन 1 सितंबर 2024 को हुआ था, और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। 1955 में पहला स्वतंत्र भारत के बाद पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
और दोस्तों अभी कौन सा चल रहा है, 23वां विधि आयोग चल रहा है और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी। ठीक है, समझ गए। चलिए विधि आयोग के हम कार्यों की बात करें मेरे साथियों तो कौन कौन से कार्य हैं। पहला है कि विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित या स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध या भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने और नया कानून बनाने की सिफारिश करता। मतलब उसको लगता है कि ये कानून में कोई संशोधन करना है या फिर इसकी समीक्षा करना है या फिर नया कानून कोई बनाना, उनकी सिफारिश करता है विधि आयोग। ठीक है, चलिए अगला है न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु यह अध्ययन और न्याय और शोध पर कार्य करता है ताकि प्रक्रिया में देरी को समाप्त किया जा सके, मामले को त्वरित निपटारा हो और मुकदमों में के खर्चों में कमी की जा सके। यानी कि दोस्तों जो स्पीड ट्रायल कोर्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं कि जल्दी से दोस्तों किसी मामले को समाप्त किया जाए। यानी कि आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा मामले लटक जाते हैं कभी कभार, तो दोस्तों जो न्याय भी होता वो भी आपको बता दें कि उसमें भी कहीं ना कहीं वो कई सालों की दोस्तों जेल काट चुका होता है। ठीक है, तो उन पर दोस्तों काम किया जाए। ठीक है, अगला है अप्रचलित कानूनों की समीक्षा, है ना, निरसना, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो प्रासंगिक ना हो और अप्रचलित है, अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश। मान लिया कोई कानून ऐसा लगता है दोस्तों कि ये फालतू का है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसे दोस्तों हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि इसको हटाइए भैया, इसका कोई मतलब नहीं, क्यों डाल रखा है इसको। ठीक है, चलिए अगला है उन नए कानूनों के निर्माण का सुझाव देता है जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में तय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक। मतलब नए कानून के बारे में भी बता सकता है भैया आप ये नीति से तत्वों के इनको लागू करवाने के लिए ये कानून लेकर आइए, या फिर जो प्रस्तावना है संविधान की उसके उद्देश्यों के हमें पूर्ति करना। देखिए प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसके बारे में पहले पढ़ रखा है प्रस्तावना वाले उसमें। ठीक है, तो उनके उद्देश्यों को कैसे हासिल किया जाए, ठीक है, उसके बारे में भी कानून बनाने की बात ये रख सकता है। अगला है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जांच करना और उसमें संशोधित करना। लैंगिक समानता यानी कि दोस्तों कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना, ठीक है, लिंग के आधार पे, है ना, स्त्री पुरुष या फिर दोस्तों थर्ड जेंडर जिसको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, तो इनमें कोई भेदभाव ना, उसके लिए दोस्तों ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं 11वां लोकपाल व लोकायुक्त। लोकपाल व लोकायुक्त दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संवैधानिक लोकपाल का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। और लोकपाल व लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया था, ये भी याद रख लेंगे। और यहीं पे मेरे साथियों याद रखना कि वर्ष 2002 में, क्या वर्ष 2002 में MN वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात भी की थी। ठीक है, कि भैया ये लोकपाल लोकायुक्त से बाहर रहेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आपको पता होगा दोस्तों अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन के ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि ये जब आंदोलन चल रहा था दोस्तों इसमें हम लोगों ने भाग लिया था, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में ही दोस्तों पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों अन्ना हजारे का आंदोलन था और जिसका मजा दोस्तों केजरीवाल जी लेके चले गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि उसी समय आपको चर्चित होगा लोकपाल के लिए बहुत ही भयंकर तरीके से दोस्तों आंदोलन चला था। ठीक है, चलिए और दोस्तों ये विधेयक कब आए ये भी याद रखेंगे। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 में पारित हुआ और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गए। यूपीएससी में पूछा गया है। संरचना की बात करूं कितने सदस्य होते हैं इसमें, तो 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 अन्य सदस्य, यानी 1 अध्यक्ष हो सकता है और अधिकतम 8, जरूर नहीं कि 8 ही हो, अधिकतम इससे कम हो सकते हैं, तो टोटल अधिकतम 9 लोग। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। आपको बता दें कि सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यानी कि सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के
अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती। ये दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 के पेपर में। ठीक है, चलिए चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन होंगे, ये मैंने बता दिया। आपको बता दूं कि 27 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष को प्रथम लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। उसके बाद में दोस्तों दूसरे, ठीक है, यानी वर्तमान में, आपसे कहें कि वर्तमान में साथियों, वर्तमान में या फिर दूसरे, ठीक है, क्योंकि पहले पिनाकी हो गए और दूसरे दोस्तों जो वर्तमान में हैं अजय मणिकराव खानविलकर। दोस्तों ये दूसरे लोकपाल अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में भी यही हैं और दूसरे नंबर में हैं। ठीक है, चलिए मतलब पहले पे तो पिनाकी हो गए पहले और प्रथम, और दूसरे दोस्तों अभी दूसरे का कार्यकाल चल रहा है जो कि दूसरे लोकपाल पूछ ले या फिर वर्तमान के तो अजय जी हैं। ठीक है, चलिए नोट करके लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। यद्यपि दोस्तों उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, परंतु दोस्तों इसे लागू वहां पर 1983 में किया गया था। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग 12वां। ठीक है, आपको बता दो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करें तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यानी कि दोस्तों जो भारत सरकार के विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे बड़ी संस्था होती केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में की गई। ठीक है, और किस आयोग की सिफारिश पर दोस्तों आपको बता दें, इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति दोस्तों 1962 से 64 द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपसे पूछेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर दोस्तों इसका गठन किया गया, तो संथानम समिति के। किसके? संथानम समिति के। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, बहुसदस्यीय मतलब जहां पे एक से अधिक लोग हों। ठीक है, चलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को स्वीकृति भी दे दी थी। इसमें एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो 3 सदस्यीय समिति होता है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया है। इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते। 3 सदस्यीय टीम में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी भी हैं वर्तमान में, और केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी होंगे। ठीक है, चलिए इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए दोस्तों वो होता है। कार्य क्या है? यह भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश भी करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोस्तों सीबीआई। सीबीआई का नाम सुनते दोस्तों आप सभी के दिमाग में बहुत अच्छी चीज आती होगी, सीबीआई जांच करवा लीजिए इस चीज की ना, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई मुद्दा बहुत तगड़ा होता कहते हैं ना सीबीआई जांच चाहिए हमको इसकी। ठीक है, तो सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। आपको बता दें इसकी बात करूं दोस्तों तो वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसे लाया गया। यूपीएसआई में पूछा था कि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछेगा यूपीएसआई में। कौन से मंत्रालय का अधीन काम करता है? कार्मिक मंत्रालय। देखिए ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। सीबीआई फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और अखंडता। सीबीआई के संस्थापक कौन है? निदेशक, संस्थापक निदेशक दोस्तों डीपी कोहली। यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक, प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। और सीबीआई एकेडमी कहाँ है? गाजियाबाद में। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। देख सकते हैं हर एक चीज। ठीक है, इसका गठन दोस्तों 1963 में हुआ। सीबीआई गठन कब हुआ? 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया। देखिए गृह मंत्रालय ने इसकी स्थापना करवाई थी मगर इसे अब कार्मिक मंत्रालय में ले लिया गया। यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, इसका गठन भारत की रक्षा संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन और सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया गया है। इसे दिल्ली
विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण की शक्तियां प्राप्त है। अन्वेषण मतलब जांच की शक्तियां प्राप्त हैं। यह भारत में इंटरपोल की तरह काम करती है। इंटरपोल जैसे पुलिस होते हैं तो उस तरीके से ये भारत में काम करती है। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी भी है। याद रखेंगे, यह निकाय कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। यह समस्त भारत या अंतरराज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया है। सीबीआई के प्रभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग हो गया, आर्थिक अपराध प्रभाग हो गया, विशेष अपराध प्रभाग हो गया, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग हो गया, प्रशासनिक प्रभाग हो गया, अभियोग निदेशालय प्रभाग हो गया, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभाग हो गया। ठीक है। और यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे कि 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज को। चलिए अब दोस्तों देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म दोस्तों यूपी पुलिस 2024 पूछा गया था। तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। गठन कब हुआ? 2008 में। क्यों हुआ, किस लिए किया गया दोस्तों? तो एनआईए का गठन दोस्तों क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं किस लिए। मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद दोस्तों इसके गठन की आवश्यकता समझी गई, तब इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता है। आतंकी घटनाओं की जांच के लिए एनआईए को गठित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, नोट करके लीजिएगा दोस्तों कि सीआईडी भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक दोस्तों राय बहादुर पंडित शंभुनाथ जी हैं। यूपीएसआई में पूछा गया है। नोट करके लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में अधिनियमित किया गया था। इसको यूपीएसआई में पूछा गया। यह एक संघीय जांच एजेंसी है जो राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद या तथा उससे संबंधित अपराधों की जांच को पूरा अधिकार रखती है उसके जांच करने की। यानी कि ये एक ऐसी चीज है, मान ले दोस्तों यूपी में कोई आतंकी घटना हुई, ठीक है, तो जरूरी उत्तर प्रदेश सरकार से इनको नहीं पूछना, उनसे कोई आदेश नहीं लेना, बिना उनकी अनुमति के यहाँ जांच कर सकती है। ठीक है, इतना पावर होता है एनआईए को। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए अब दोस्तों ईडी, जिससे लोग बहुत घबराते दोस्तों, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मतलब गलत तरीके से जो पैसे कमाते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, फुल फॉर्म ईडी का। ठीक है, ये क्या है? तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी राजस्व विभाग के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। कार्य क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना है। ठीक है, उक्त नियमों के उल्लंघन यानी इन दोनों जो नियम हैं इनके उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का भी काम करता है। कौन करता है? ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। साथियों, आपका संविधान दोस्तों पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, एकदम समाप्त हो चुका है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मेरे साथियों एक बार आप चले जाइए हमारे कहने पर, इस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों। यूपीएसआई लेवल का बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। और मैं दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ, देखिए वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक नीचे मिल जाएगा। ई बुक्स वाले कॉलम पे आइए। ठीक है, जैसे ई बुक्स वाले कॉलम पे आए दोस्तों, ये होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक पीडीएफ है, इन्हें आप परचेज करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मूल विधि के दोस्तों है। इसी तरह दोस्तों नीचे आते रहेंगे दोस्तों, और नीचे आते रहेंगे। ये देखिए, ये संविधान के जिससे मैं ये कराया हूँ पूरे 50 टॉपिक, पूरी ई बुक ले लीजिए आप। इससे आप रिवीजन भी करवा सकते हैं, इनको निकाल के प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो आइए दोस्तों परचेज करिए, एक बार हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो आप चाहते हैं ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और सारी क्लासेस हमने दी हुई हैं दोस्तों, इनको कर लीजिए बेहतरीन तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे से कराया। थैंक यू, धन्यवाद।